नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे दौर की, एक ऐसा अध्याय जिसे अक्सर एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। एक ऐसा संकट जिसने देश की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक ऐलान, एक फरमान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कनें मानो थमसी गई थीं। रातों रात पूरे देश पर आंतरिक आपातकाल यानी इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला पूरे 21 महीने तक चला। एक ऐसा दौर जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस कगार पर आ कैसे गया? वो क्या वजह थीं जिन्होंने इस इतने बड़े संकट को जन्म दिया? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उस आधी रात की घोषणा, फिर उसके पीछे का वो तूफान जो धीरे धीरे बन रहा था, अदालतों और सरकार के बीच का टकराव, फिर जानेंगे कि उन 21 महीनों के अंदर असल में हुआ क्या, और आखिर में देखेंगे लोकतंत्र ने क्या फैसला सुनाया और इसकी क्या विरासत रही। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी ऐतिहासिक रात से जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ। तो हुआ ये कि संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। मतलब खतरा किसी दूसरे देश से नहीं था, बल्कि देश के अंदर ही बताया गया। लेकिन देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। इसकी जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। इसके पीछे सालों से पनप रहे असंतोष और संकटों का एक पूरा तूफान था। तो देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद देश आर्थिक तौर पर काफी मुश्किलों में था। फिर 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट आ गया, जिसने महंगाई को और ज्यादा भड़का दिया। 1974 तक आते आते गुजरात और फिर बिहार में छात्र आंदोलन बहुत बड़े हो गए, सरकार के लिए एक सीधी चुनौती। और फिर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल, जिसने तो जैसे पूरे देश की रफ्तार ही रोक दी थी। और इन सब का असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। सोचिए, बांग्लादेश से आए करीब 80 लाख शरणार्थियों का बोझ। 1974 में महंगाई 30% तक पहुंच गई थी। ऊपर से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जनता के अंदर पनप रहे गुस्से की असली वजह थी। और जनता के इसी गुस्से को एक आवाज दी जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें सब जेपी कहते थे। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, यानी टोटल रेवोल्यूशन। उनका कहना था कि सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। और उनके इस एक आह्वान ने देश भर के छात्र आंदोलनों में एक नई जान फूंक दी। तो एक तरफ तो सड़कों पर यह आंदोलन चल रहा था, और दूसरी तरफ एक और लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई थी देश की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच, सरकार और न्यायपालिका के बीच, एक वर्चस्व की लड़ाई। अब इस टकराव की जड़ में एक बहुत ही विवादास्पद आइडिया था, कमिटेड जुडिशरी का। मतलब सरकार चाहती थी कि जज ऐसे हों जिनकी विचारधारा सरकार की नीतियों से मेल खाती हो। जाहिर है, इस बात ने न्यायपालिका की आज़ादी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और ये टकराव तब और भी बढ़ गया जब 1973 में सरकार ने एक बहुत पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। परंपरा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता है। लेकिन सरकार ने 3 सीनियर जजों को साइड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला माना गया। और फिर आया वो फैसला जो इमरजेंसी का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण बना। 12 जून 1975, तारीख याद रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। वजह, चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल। इस एक फैसले ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया। और इस फैसले के सिर्फ 13 दिन बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई। तो अब देखते हैं कि उन 21 महीनों में देश में आखिर हुआ क्या था। इमरजेंसी लगते ही मानो लोकतंत्र पर ताला लग गया। लोगों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब अखबारों में क्या छपेगा ये सरकार तय करती थी। आरएसएस और जमातें इस्लामी जैसे कई संगठनों को बैन कर दिया गया। किसी भी तरह का विरोध या हड़ताल सब गैरकानूनी हो गया।
और इन गिरफ्तारियों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानूनों का खूब इस्तेमाल हुआ। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, इस बिना पर कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है। मतलब अपराध किया नहीं पर कर सकता है, इस शक पर गिरफ्तारी। और इसी दौरान संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, 42वां संशोधन। ये बहुत विवादास्पद था क्योंकि इसने न्यायपालिका की कई शक्तियों को कम कर दिया और संसद को कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। एक तरह से सरकार के हाथ में लगभग असीमित शक्ति आ गई थी। तो 21 महीने की इस उथल-पुथल के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। और नतीजे चौंकाने वाले थे। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई और इमरजेंसी के खिलाफ बनी जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 330 सीटें जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया और मोरारजी देसाई बने देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने उस वक्त एक कार्टून बनाया था जो उस दौर की पूरी कहानी कहता है। इसमें जनता पार्टी के नेता एक बहुत बड़े ताकतवर आम आदमी के पीछे खड़े हैं और संदेश एकदम साफ है कि अब कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कार्टून दिखाता है कि असली ताकत वोटर के हाथ में है। तो इस पूरे संकट से भारतीय लोकतंत्र ने कई बड़े सबक सीखे। संविधान में अहम बदलाव किए गए ताकि ऐसा दोबारा न हो। जैसे आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी अब सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन की हालत में ही इमरजेंसी लग सकती है। और ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति को कैबिनेट से लिखित सलाह लेनी ही होगी। पर शायद सबसे बड़ा सबक ये था कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, उन्हें इतनी आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। और इस पूरे अनुभव ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए पहले से कहीं ज्यादा जागरूक बना दिया। ये सारी घटनाएं हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम फॉर ग्रांटेड ले सकें। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या लोकतंत्र पर ऐसा संकट दोबारा आ सकता है? इस सवाल पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।